अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने हमें ना फैक्टोरियल वाला कोड दिया। ओए ये वाला तो कोड मैंने, ये वाला कहीं मेरी अटैम्प्ट वाला तो नहीं? नहीं नहीं मेरी अटैम्प्ट वाला नहीं है। हाँ नहीं नहीं ये मेरी से पिछली अटैम्प्ट वाला है। आई थिंक मेरी 23 की अटैम्प्ट थी, पता नहीं, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मेरे ख्याल में नेक्स्ट पेपर हम करेंगे ना, वो था मेरी अटैम्प्ट वाला। वो भी थोड़ा सा टफ ही था। एक मिनट, ये पिछला था। मुझे क्वेश्चन इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। अच्छा इसको देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं 6A पार्ट के अंदर, द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स फ्रॉम दैट नंबर डाउन टू 1। बहुत आसान कोड है, दिखने में मुश्किल लग रहा है। अब इसमें मैं लॉजिक समझा देता हूँ। ये उन्होंने बेसिक चीज़ लिखी है, उसको पढ़ना है पढ़ लो, यहाँ पे देख लो। बट यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फैक्टोरियल क्या होता है कैलकुलेटर में जो प्लग इन करते हो। 0 फैक्टोरियल लोगे तो आपके पास आंसर होता है 1। कैलकुलेटर में बेशक प्लग इन करके देख लो। 1 फैक्टोरियल लोगे तो आंसर होगा 1। 2 फैक्टोरियल लोगे तो आंसर क्या होगा 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल लोगे तो आंसर क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टिल 1। 4 फैक्टोरियल लोगे तो आंसर क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लोगे तो क्या आंसर होगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टिल 1। जो भी नंबर आ रहा है उसको पकड़ना है और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है विद द नंबर n-1 n-1 n-1। ठीक है, ऐसे ऐसे करके n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन अंटिल 1 इज रीच्ड। तो ये चीज़ करनी है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अ फंक्शन फाइंड बेस नंबर विल बी कॉल्ड विद अ पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो एक नंबर पैरामीटर लेगा जिसका उसे फैक्टोरियल फाइंड करना है। रिटर्न द बेस नंबर इफ द पैरामीटर वैल्यू इज लेस इज द फैक्टोरियल ऑफ द बेस नंबर। रिटर्न -1 इफ द पैरामीटर वैल्यू इज नॉट अ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं है वैसे कोड की। रिटर्न बेस नंबर इफ द पैरामीटर वैल्यू इज द फैक्टोरियल of the base number। return -1 if the parameter is not a factorial। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 120 अगर उसने सेंड किया तो वैल्यू रिटर्न इज दिस। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग कोड उसने लिखवाया है। अगर फैक्टोरियल का कोड लिखना हो तो वो तो आसान होगा। ये उसने मेरे ख्याल में ना कोई और चीज़ किया। वो पता क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो एक पूरी की पूरी वैल्यू ले रहा है और वो कह रहा है इसका हमारे पास फैक्टोरियल क्या है। तो ये चीज़ फाइंड कर रहा है कि 120 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 होता है। 5 कैसे होता है 120 का फैक्टोरियल, आप करो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो दैट्स हाउ 5 इज़ अ फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का आंसर होता है 120। और 12 फैक्टोरियल का आंसर कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देता हूँ। ये 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है, ये है 6 फैक्टोरियल, ये है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो 12 तो कहीं नहीं आ रहा, 6 एंड 24 के दरमियान 12 कहीं नहीं आता, तो -1 रिटर्न कर दिया। एंड देन ये हो जाएगा डायरेक्ट 120। तो 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाता है, ये भी टिक हो गया, तो ये भी टिक हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल, ये देखो ये है 6 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल क्या है 3 है, तो ये सही है, उसने यहाँ पे उनका नंबर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आपने करना। अगर फैक्टोरियल का वैसे कोड लिखना हो कैसे लिखोगे, कोई बता सकता है मुझे? हसीब बताओ क्या लॉजिक होगी अगर खाली फैक्टोरियल का लिखना हो आपने कोड। फैक्टोरियल का मतलब यानी कि अगर 6 दिया तो 6 टोटल की वैल्यू देगा। हाँ 6 फैक्टोरियल की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे तो पहले से इनपुट ले लो ना, आपके नंबर बता दो, फिर उसको एक इंटीजर में स्टोर कर दो। मल्टीप्लाई का कोई वैल्यू में देंगे, फिर इसको नम इनटू नम -1 कर देंगे। हाँ तब सही, तक वैल्यू 0 नहीं होती, ये बात नहीं रहती। हाँ तब तक कर लो। तो इसमें आसान तरीका पता है क्या, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, उसके अंदर नम पैरामीटर ले लो और यहाँ पे आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 आप कर दो यहाँ पे नम कर दो, और यहाँ पे एक बना लो रिजल्ट के अंदर आपने क्या करना है रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इंटू एक्स कर दो। ये चीज़ कर दी। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट एक्स, और यहाँ पर फिर आप कर दो रिटर्न रिजल्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा कोड टू फाइंड अ फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया आपके पास फैक्टोरियल। ये मैंने बिल्कुल ही बहुत ही बुरे तरीके से लिखा है, सिंटेक्स कोई इसमें खास फॉलो नहीं हो रहा, तो वो आप लोगों ने देखना है। ठीक है, लॉजिक यही लगेगी। अच्छा ये होता है आपके पास फैक्टोरियल फाइंड करने वाला कोड। अब उसने यहाँ पे ना ऑपोजिट वर्किंग कह दिया, आपके पास रिजल्ट आ रहा है और वो रिजल्ट का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ लीना बताओ? बेस केस तब लगेगा जब आपके पास रिकर्जन यूज़ हो रही है, और रिकर्जन ये है नहीं, तो इसमें बेस केस नहीं लगेगा। वो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं उसमें बेस केस लगती है। ठीक है, ये आपका रिकर्जन नहीं हो रही, एक ही दफ़ा फंक्शन कॉल होगा। रिकर्जन खैर कुछ और चीज़ है, A2 की चीज़ है।
अच्छा, इसमें अब क्या कह रहा है, ये वाला जो कोड है ना, इसमें वो क्या कह रहा है, एक ये वाली वैल्यू आपको दे रहा है और वो कह रहा है इसका हमें पैरामीटर बता दो। तो इसमें व्हाट वी कैन डू हियर इज़ कि हम, मुझे तो लगता है ना, हम क्या करेंगे, हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं। अगर मैं इसको पहले 120 को मैं डिवाइड कर दूँ, एक मिनट, 120 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से, क्या आता है मेरे पास, थोड़ा सा मुझे भी मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। 120 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 5 से, फिर मैं डिवाइड कर दूँ 4 से, फिर मैं डिवाइड कर दूँ इसको 3 से, फिर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से, फिर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 1 से, क्या मेरे पास 1 आता है? आता है। तो मतलब यहाँ पे लॉजिक पता क्या बन रही है, अगर मैं कोई भी नंबर लूँ और उसको मैं उसके इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़ाहिर सी बात है 1 आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है 1 आएगा, बिकॉज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 120, तो इसका मतलब ये भी 120 है। तो इस 120 को इसी से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वापस 1 आएगा। तो आप पहले इसको 5 से डिवाइड करो, एंड देन 4 से, एंड देन फिर 3 से, एंड देन फिर 2 से। सर लेकिन इसमें तो हमें पता है ना कि 120 की वैल्यू 5 से शुरू होगी, हमें तो निकालना होगा। हाँ, जिसकी वैल्यू अगर फर्स्ट करो, हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, राइट। तो फिर क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। बताओ, मुस्तफ़ा बताना चाह रहा है शायद। मुस्तफ़ा माइक का म्यूट है बट आवाज़ नहीं आ रही, अगर बताना चाह रहे हो तो। अच्छा, या हम इसमें कर सकते हैं कि हम ना, अच्छा हाँ, मुझे पता लग गया इसमें मसला क्या होगा। अच्छा देखो हसीब, तुमने ना अभी अभी अपना आंसर तुमने खुद सॉल्व किया। कैसे किया? तुमने कहा कि मुझे नंबर नहीं पता। अगर नंबर नहीं पता तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ से पता लग सकती है कि अगर मुझे नंबर नहीं ना पता ना कि आपने कितनी दफ़ा लूप चलाना है, तो आप पता क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फॉर लूप नहीं यूज़ करोगे, आप वाइल लूप यूज़ करोगे। और अगर वाइल लूप आप यूज़ कर रहे हो तो आप कोई और कंडीशन यहाँ पे लगाओगे। मैं पता क्या कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे नंबर नहीं ना पता ना, तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा, लेकिन वाइल लूप के साथ मैंने कोई कंडीशन भी तो लगानी है। कंडीशन मैं तब तक लगाऊंगा, मैं तब तक वाइल लूप को चलाऊंगा जब तक मेरे पास 1 ना आ जाए, ठीक है। तब तक मैं वाइल लूप को चलाऊंगा और तब तक मेरा जो भी नंबर है ना, जो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आया, उसको मैं डिवाइड करता जाऊँगा नंबर से। और उसको मैं पहले मैं पता क्या करूँगा, मैं रिजल्ट लेता हूँ, रिजल्ट को पहले मैं डिवाइड करता हूँ 1 के साथ, फिर मैं रिजल्ट को डिवाइड करता हूँ यहाँ पे 1 इंटू 2 के साथ, फिर मैं रिजल्ट को डिवाइड करता हूँ 1 इंटू 3 के साथ, फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1 इंटू 4 के साथ। अब मैं इंक्रीज़ तो कर सकता हूँ, मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करता जाऊँ, और मैं तब तक इंक्रीमेंट करता जाऊँ जब तक मेरे पास इनकी डिवीजन का आंसर 1 ना आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे चीज़ लगानी है, और यहाँ पे आप डिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ आइए किसी को वैसे, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपने 120 का लेट्स सपोज फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था, 120 लिया, उसको पहले 1 से डिवाइड करो, फिर 1 इंटू 2 से करो, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 से करो, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से करो, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 से करो। 1 आ गया। तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर आपके पास आया उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। ये कोड होगा आपके पास, समझ आई? सर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसकी एक्स, जो एक्स का वेरिएबल है, जो एक्स इज इक्वल टू 1 टू 1 कर दिया, आप ये चेक कर लो कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 तो अगर वैल्यू बनती है, नहीं बनती, नहीं होगा। चलो ठीक है, तो बेसिक जो लॉजिक लगनी है ना, आपके पास यही वाली लॉजिक लगेगी। अब इसको हमने ना थोड़ा सा बेहतर तरीके से करके करना है। कहना, चीज़ों को कहना बड़ा आसान काम होता है, लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा फंक्शन जो भी है यहाँ पे, फाइंड बेस नंबर, फाइंड बेस नंबर, और यहाँ पे आप कह दो आपके पास आ रहा है रिजल्ट। अब मैं बिल्कुल भी इस सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। रिजल्ट के अंदर सारी सी बात है इंटीजर ही पड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कह दो रिटर्न्स इंटीजर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फंक्शन हेडर। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एक लगाना है वाइल लूप, और वाइल लूप आपने तब तक लगाना है वाइल आप कह दो कि रिजल्ट, या अनटिल मेरे ख्याल में अगर इसमें लगा लेना तो बेहतर हो सकता है। या फ्लैग से भी आप वैसे मेंटेन कर सकते हो कोई चीज़, आप चलो फ्लैग कर दो, आई थिंक फ्लैग थोड़ा सा ना बेहतर हो जाएगा इसमें। वाइल फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, पहले फ्लैग को ना आप फॉल्स सेट कर दो, ऊपर कहीं आप फ्लैग यहाँ पे बनाओ और इसको फॉल्स सेट कर दो, ठीक है। फॉल्स सेट कर दिया इसको। अब आपने करना है, जब तक आपके पास फ्लैग फॉल्स है ना, आपने क्या करना है, आपने
एक्स से एक वैल्यू लेनी है और इसको आपने ना इंक्रीमेंट कर देना। इसके अंदर आप ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो, पहले इसके अंदर ज़ीरो रखवा देना एंड देन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है रिजल्ट इक्वल्स टू, ओके नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, आपने चेक करना है इफ़ कंडीशन लगाओगे आप यहाँ पे आप इफ़ कंडीशन लगाओगे, इफ़ रिजल्ट डिव वही डिवाइड होता है, डिव इस तरह कर दो, यहाँ डिव लिख दो, डिव बेहतर होता है। अच्छा, इसमें मुस्तफ़ा जो आपका क्वेश्चन भी था ना लास्ट टाइम कि आप डिव ऐसे नहीं करते, आप ऐसे करते हो, ऐसे कर सकते हो आप डिवाइड को शो 2/4 कर दो, लेकिन जो बेहतर तरीका होता है ना कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो DIV होता है, ठीक है। तो DIV लिखो हर जगह, आई रिकमेंड। तो यहाँ पे लिखो रिजल्ट डिव और इसके अंदर ब्रैकेट में आप ऐड कर दो एक्स ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन एक मसला आएगा इसके अंदर, क्या मसला आएगा वाला? मसला ये आएगा कि ये जो x+1 वाली लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये पता है क्या करेगा, पहले ये रिजल्ट को डिवाइड करेगा लेट्स सपोज 1 से, अगर पहले इसके अंदर आपने 0 रखा हुआ है, इसके अंदर रखवा दो x के अंदर ना, पहले आप रखवा दो 0 रखवा दो, तो इसको पकड़ो, इसके अंदर पहले 0 रखवा दो, ठीक है। और पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेगा, ये तो गोज अगेंस्ट द रूल दैट वी स्टडीड अबव, ठीक है। हमने क्या कहा था ऊपर, हमने कहा था अक्यूमुलेट होता रहेगा, जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं वो मल्टीप्लाई होकर अक्यूमुलेट होती रहेगी। तो यहाँ पे हमने ना प्लस नहीं लिखना, यहाँ पे हम प्लस की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले x = x × 1 आएगा। अब यहाँ पे ना जीरो वाली लॉजिक नहीं चलेगी। जीरो वाली लॉजिक क्यों नहीं चलेगी, कोई बता सकता है मुझे? अगर मेरे पास यहाँ पे 0 रखवा दूँ ना, तो जितनी मर्जी दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर 0 ही आएगा, अक्यूमुलेट होगा ही नहीं वो, तो यहाँ पे 1 रखवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ कर दिया आपने, x = x × 1 कर दिया। बल्कि इससे भी बेहतर चीज़ पता क्या करो, आप इसको नाम आप रख दो, मुझे लॉजिक समझ आ गई, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, लेकिन वो काफ़ी रफ होगी। हाँ भेज दो, ऐसे ही भेज दो, इट्स बेटर के इस तरह कर दो, बाकी सारी कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, अच्छा तरीका है। आप ऐसा करो, आप एक x वेरिएबल सेपरेटली बना दो और एक आप मल्टीप्लाई वाला वेरिएबल सेपरेटली बनाओ। और ये जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है ना, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको बार बार मल्टीप्लाई इंटू एक्स करते रहना है, ठीक है। इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, पहले x की वैल्यू जो 1 है तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई के अंदर भी 1 है तो 1 × 1 करेगा, 1 से फिर आपने ना इसको डिवाइड, यहाँ पे x की जगह 1 आएगा। तो फिर जब x की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या करेगा, लास्ट टाइम मल्टीप्लाई के अंदर 1 था तो 1 × 2 करेगा, इसके अंदर क्या करेगा 2 आ गया तो अब 2 से डिवाइड करेगा। अब दोबारा x की वैल्यू 3 होगी तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई के अंदर लास्ट क्या था 2 था तो वो 2 × 3 कर देगा, 6 हो जाएगा। अब ये चीज़ आपके पास बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे बस x की जगह आप लिख दो रिजल्ट डिव मल्टीप्लाई, तो ये अक्यूमुलेट कर देगा आपके रिजल्ट को। और वो कह रहा है इफ़ रिजल्ट डिव इक्वल्स टू, आपके पास आता है 1 आता है, देन आपने क्या करना है, आपने ना फ्लैग को कर लेना है फ्लैग इक्वल्स टू 2 एंड एल्स आपने क्या करना है, आपने करना है फॉल्स करना है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड वाइल। और साथ में आपने फ्लैग को अगर वैसे ट्रू कर दिया है तो आपने रिटर्न भी तो करवाना होगा ना, तो रिटर्न भी साथ साथ करवा दो, जो भी अभी x की वैल्यू आई है उसको रिटर्न करवा दो। और रिटर्न क्या करवाओगे, जो भी x की लेटेस्ट वैल्यू आई है, मतलब 5 पे जब आपने इसको एक्यूमुलेट किया रिजल्ट को तो आपके पास आ जाएगा, फिर x को आपने रिटर्न करवा दिया। अगर बदकिस्मती से ये वाला आपका कोड इस जगह तक आ गया तो इसका मतलब पुराना रिटर्न चलाएंगे, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे आपने रिटर्न -1 कर देना, ठीक है। लेकिन एक इस कोड के अंदर स्टिल मसला है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाली वैसे लॉजिक समझ आई है सबको? हजीब, मुस्तफ़ा, रीना एंड निहाल, यहाँ तक जितना मैंने किया है ये चीज़ समझ आती है कि नहीं आती? नहीं आती तो बताओ, दोबारा समझा देता हूँ, सब बताओ। मुस्तफ़ा आपको समझ आई है एंड निहाल? आगे समझ। निहाल आप देखो और बताओ, जी सर। सही बताओ, तसल्ली करके बताओ दिल की। नहीं आई समझ तो मैं मैंने बहुत कुछ सॉल्व कर दिया पुराने लेक्चर्स में। देखो इसमें हमने पता है क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फंक्शन, क्या होता है? क्या चीज़ होता है, फ्लैग। अच्छा फ्लैग ना, फ्लैग आपके पास एक बूलियन एंटिटी को शो कर रहा है। मैंने बस इसको एमी रैंडमली मैंने ना इसको ना उर्दू ज़ुबान में समझो, फ्लैग से कोई मतलब वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है कि मैंने कोई इजादी यहाँ पे चीज़ लेकर आ गई। फ्लैग की जगह इसका नाम ज़ुबैर भी रखते चल जाना था। मैं बस यहाँ पे फॉल्स और ट्रू से कंसर्न हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो पता कह रहा है, यहाँ पे आप रख रहे हो, वो आपका कोड क्या कह रहा है समझो। कोड कह रहा है जब तक मेरे पास फ्लैग के अंदर फॉल्स पड़ा है ना, तब तक मैंने क्या करना है, तब तक मैंने ये वाला पोर्शन कोड का चलाना है। मतलब अब इसको ना मैं ड्राई रन थोड़ा सा करके दिखाता हूँ।
अब मैं इसको ड्राई रन करूँगा ना, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर आया था 120। अब मैंने देखा 120 का फैक्टोरियल क्या, 120 का फैक्टोरियल क्या होता है, निहाल 5 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कोड डायरेक्टली चलाया और मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स के अंदर मेरे पास 1 था, 0 था एक्स के अंदर, मैंने यहाँ पे ना एक्स के अंदर रखा हुआ था 0। तो अब जैसे ही एक्स चलेगा इसके अंदर 1 आ जाएगा, एक्स के अंदर 1 आ गया, एक्स के अंदर 1 आ गया, एंड देन मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर ऑलरेडी 1 था, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। अब वो चेक करा इफ़ रिजल्ट डिव मल्टीप्लाई, मतलब रिजल्ट आपके पास 120 था, 120 और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, 1 है, तो 120 और 1 करो, क्या वो 1 के इक्वल्स टू है, नहीं है। तो आपने क्या करनी है, आपने इफ़ वाली कंडीशन चलनी नहीं, आप एंड वाइल पे आओगे, एंड वाइल पे जब आओगे अब आप दोबारा वापस आओगे, वाइल की कंडीशन दोबारा चेक करोगे, आप चेक करोगे क्या आपका फ्लैग फॉल्स है, यस है। अगर अभी तक फ्लैग फॉल्स है तो दोबारा चला दो, उससे क्या, जब तक वाइल का मतलब ये होता है तब तक चलाओ जब तक फ्लैग फॉल्स है, तो वो दोबारा यहाँ पर आएगा। अब x की वैल्यू बढ़ जाएगी, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अब मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर पहले क्या पड़ा था, 1 पड़ा था, तो वो करेगा 1 इंटू 2 करेगा, तो मल्टीप्लाई के अंदर 2 आ जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, रिजल्ट डिव मल्टीप्लाई, 120 रिजल्ट है, रिजल्ट को डिवाइड कर देगा मल्टीप्लाई से, तो 2। अब इसका आंसर आएगा 60, बट क्या 60 1 के इक्वल्स टू है, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो दोबारा वो इस कंडीशन को स्किप करके एंड वाइल पे जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा, अभी भी फ्लैग फॉल्स है, हाँ है, तो वो दोबारा क्या करेगा, अब x की वैल्यू 3 कर देगा, और मल्टीप्लाई के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाई के अंदर पड़ा हुआ था लास्ट टाइम अराउंड 2 पड़ा हुआ था, तो वो 2 को x से मल्टीप्लाई करेगा दोबारा, 2 इंटू 3, अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब वो यहाँ पे दोबारा आएगा 120/6, 120/6 क्या होता है, मेरे ख्याल में 20 होता है, विच इज स्टिल नॉट इक्वल्स टू 1, तो वो दोबारा एंड वाइल पे आएगा, इफ कंडीशन चलेगी नहीं, मतलब फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं अभी, अब अभी तक फ्लैग फॉल्स पड़ा, तो दोबारा x + 1 चलेगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, और मल्टीप्लाई के अंदर पहले क्या पड़ा था, 6, अब 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24। अब वो दोबारा करेगा 120/24, 120/24 क्या होता है, इट्स 5, तो एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो वो दोबारा एंड वाइल पे जाएगा। अब वो दोबारा फ्लैग अभी भी फॉल्स है, x की वैल्यू वो दोबारा से +1 करेगा, x के अंदर बाजेगा 5। अब मल्टीप्लाई के अंदर लेटेस्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाई के अंदर था 24, अब वो 24 को लेटेस्ट x से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 24 को लेटेस्ट x से मल्टीप्लाई करेगा 5 से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 120। अब वो क्या करेगा, अब वो 120 को दोबारा 120 को डिवाइड कर देगा 120 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब ये इक्वल्स टू है 1, यस है, एक मिनट जी, तो जैसे ही हमारे पास 1 आएगा, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू वाली कंडीशन चली, फ्लैग के अंदर ट्रू आ गया फ्लैग के अंदर ट्रू, और हमने क्या किया, हमने साथ ही जो हमारे पास यहाँ पे x था उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो x की वैल्यू अभी क्या थी, 5 हमने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब 5 हमारा आंसर था। तो इस तरह कोड चल रहा है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, हमें पता नहीं है कि हमारा फैक्टोरियल कितना आएगा, या कितनी दफ़ा ये हमने इसको नीचे से इस तरह मल्टीप्लाई करना है, कितने नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास फाइनली 1 है। अगर आपके पास निहाल 120 की जगह अगर आपके पास 1000 होता तो इससे भी ज़्यादा दफ़ा आपको ये सारे स्टेप्स रिपीट करने पड़े थे, और इसका मतलब है आपको लूप बहुत दफ़ा चलाना पड़ा था। तो आप क्या करो, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता आप फ्लैग को फॉल्स रख दो, और आप अपने कोड को करो कि ये चीज़ रिपीट करता रहे जब तक आपका फ्लैग फॉल्स है। जैसे ही ट्रू हो जाए आप ये काम बंद कर दो, इसका मतलब है ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब है आपको 1 मिल गया, तो मतलब इसके बाद तो कोई और चीज़ रहती नहीं है, 1 मिल गया इसका मतलब है आपके पास फैक्टोरियल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है, अब समझ आइए ये चीज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लैग बस एक कंडीशन है जो कि उसका ना काम करते हुए रख रहा है। बताओ, अब बताओ, समझ आई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना कोड के अंदर एज ए सेड एक छोटा सा मसला हो रहा है। मसला यहाँ पर ये है कि अगर मैं एक दफ़ा ये फ्लैग का ये वाला लूप चलाता हूँ ना, तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज 12 आता है पैरामीटर वैल्यू, तो ये तो लूप मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं ख़त्म होगा ये लूप इसलिए नहीं ख़त्म होगा बिकॉज 12 को आप जितने मर्जी नंबर से डिवाइड कर दो, 12 का आंसर कभी 1 के इक्वल्स टू आएगा ही नहीं। 12 को पहले 2 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 को डिवाइड करो 3 से क्या आएगा 2 आएगा। 12 का कभी आपके पास 1 आंसर आ ही नहीं सकता बिकॉज 12 में क्या होगा, 12 को पहले आप डिवाइड करें 1 से, फिर 1 इंटू 2 से करें, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 से करें, मतलब 6 से 2 आ जाएगा, फिर इंटू 4 से करें, तो इस तो को अगर डिवाइड करो तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 12/24 0 आंसर आ जाएगा। तो ये मसला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ना इशू आपके पास हो सकता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, आप यहाँ पे एक शायद एडिशनल कंडीशन लगा सकते हो, और एडिशनल कंडीशन आप ये लगा सकते हो कि अगर तो आपके पास, अच्छा 12 के अंदर मैंने क्या बुरी कंडीशन बताई थी, जब तक आपके पास 12 के अंदर 12 से कम वैल्यू आ रही थी, 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा था, तब तक आपके पास सही वैल्यूज़ आ रही थी। लेकिन जैसे ही 4 आया, मतलब 12/24 हो गया, 24 इज़ बिगर दैन 12, तब काम ख़राब हुआ। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा दो कि
लेकिन रिटर्न एक्सेस के लिए ना हमें हटाना पड़ेगा। चलो कोई मसला नहीं, रिटर्न एक्स हटा दो, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या हो रहा है। आप एक ना यहाँ पे एक कंडीशन लगाओ, साथ में ना आप ये कंडीशन लगा दो एंड हसीब, मैं ना 1 मिनट बस ये चीज़ समझा लूँ, मैं आता हूँ इसके ऊपर वापस। आप यहाँ पे ना एक और कंडीशन साथ में लगा दो, आप यहाँ पे चेक करो एंड मल्टीप्लाई की जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना वो आपके पास है लेस देन या इक्वल्स टू है आपके रिजल्ट से, तब आप ये चला दो। या इससे भी बेहतर तरीका पता है क्या, इसको इग्नोर करो, इसकी जगह ना आप यहाँ पे ऊपर एक कंडीशन लगा दो यहाँ पे, और शायद इसमें वाइल लूप की भी ना ज़रूरत नहीं है, एज सच की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ इफ़ जो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है ना, मल्टीप्लाई का जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो अगर ग्रेटर देन हो गया ना आपके रिज़ल्ट से, तो इसका मतलब है कि आपका काम ख़राब हो गया, फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पे आपने रिटर्न कर देना -1। और अगर ये चीज़ आ रही है तो यहाँ पर आप कर दो रिटर्न कर दो x कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कर दो, और ये वाली जो बेस कंडीशन आ रही है नीचे वाली, ये वाली आप चला देना, ठीक है। तो इस तरह करके हो सकता है। ये चीज़ समझ आइए कि नहीं आई मुस्तफ़ा, हसीब, अरीना, निहाल? इसमें मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास मल्टीप्लाई की वैल्यू जो आ रही है ना एप्लीकेशन वो रिजल्ट से ज़्यादा आ रही है, तो मैंने रिटर्न -1 कर देना, मतलब मेरा फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट डिव जो है, अगर ये वाली कंडीशन ना चली तो जाहिर सी बात है सेकंड इफ चल जाएगी। तो उसमें आप चेक कर लो, अगर 1 के इक्वल्स आता है फ्लैग को ट्रू कर दो, रिटर्न एक्स कर दो। वैसे फ्लैग को ट्रू करने वाली भी कोई बात नहीं है, इसमें भी आप इग्नोर कर दो, बिकॉज ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हो, तो मतलब ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू की ना ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन बट यू कैन प्रॉब्ली इग्नोर दिस, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए किया, बिकॉज मुझे पता है और कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसको लिखे रहने दो। लिखे रहने से भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। आपने बस एक लूप चलाना था, वो आपने कर ली। इसमें अब किसी का सवाल है तो मुझसे पूछो, समझाता हूँ। किसी का सवाल हो, लीना, हसीब, मुस्तफ़ा, निहाल, एनी क्वेश्चंस? सर मेरा जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, मेरे पास मैंने एक गलती की थी, वो मैंने देख ली। अच्छा, हो गया, समझ आ गई क्या गलती है? ओके ठीक है सर। नहीं, मुझे लगता है एक लाइन थी रिजल्ट वाली, देखना आप, शायद ठीक है और शायद गलती हो। मेरी फ्रेंड बताओ निहाल मुझे। ये आपकी बात समझ नहीं आई। आखिरी पार्ट कौन सा वाला आखिरी पार्ट बताओ? ये फ्लैग वाला? जी, जो आखिर में आपने बताया था। अच्छा देखो, इसमें हमने पता है क्या करना है, हमने यहाँ पे ये करना है कि अच्छा मुझे ये ना स्टेप बाय स्टेप मुझे लेकर चलो। मुझे बताओ कि ये वाली कंडीशन समझ आई कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है, मतलब मल्टीप्लाई आपके पास पता है क्या, मल्टीप्लाई जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो ना, जो चीज़ आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है वो है। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर रिजल्ट से बड़ा हो गया, इसका मतलब मेरे पास 1 आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? खुद गौर करो ज़रा। अगर न्यूमिनेटर से बड़ा डिनोमिनेटर हो गया, आपके पास क्या आंसर आता है? पॉइंट्स में आंसर आता है, 0 पॉइंट में आंसर आता है, ठीक है। हमेशा ऐसे होता है, मैथ्स का रूल है। तो अगर आपके पास मल्टीप्लाई इक्वल्स टू हो गया, रिजल्ट से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल फिर आएगा ही नहीं। फैक्टोरियल तब आता है जब आपका रिजल्ट, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनका रिजल्ट 1 आ रहा है, तब आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर ही बड़ा हो गया न्यूमिनेटर से, तो इसका मतलब -1 कर दो, ठीक है, फैक्टोरियल आएगा नहीं। वरना अगर ये वाली कंडीशन नहीं चल रही तो आप चेक करो, अगर आपके पास रिजल्ट का जो आंसर आ गया उसको जो आपने डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, आपका रिजल्ट है 1, तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने रिटर्न x कर देना, मतलब जो भी लेटेस्ट वैल्यू आएगी उसको आपने रिटर्न कर देना। इस कंडीशन में हमने देखा था कि x की वैल्यू लेटेस्ट थी, आपने वो रिटर्न कर दी, और 120 जो था आपका रिजल्ट, उसका फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 हो गया, तो 5 ही फैक्टोरियल था इसका, ठीक है। तो इस तरह करके आपने कर दिया। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रही तो जाहिर सी बात है 1 की वैल्यू होगी नहीं, और फैक्टोरियल कभी रीच हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप रिटर्न कर दो -1। वरना अगर आपके पास 1 आ गया तो आपने रिटर्न कर देना x की वैल्यू, जो भी मतलब लास्ट आपके पास वैल्यू आ रही है। आपने इसके अंदर भी यही किया था, आपने सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, 120 का फैक्टोरियल जो फाइंड किया, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 से करते हो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो जो आपके पास लास्ट वैल्यू होती है वो आपका फैक्टोरियल होता है। तो 120 का जो फैक्टोरियल है ना वो 5 है, तो आपने रिटर्न x कर दिया, जो भी आपके पास लास्ट वैल्यू आ रही है। आप समझ आइए चीज़? नहीं समझ आई दोबारा बताओ, दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ना इस कोड को करना था। अच्छा, इसके बाद अब 1 मिनट, इसमें ना मार्किंग सीम ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आई रेकमेंड कि एक दफ़ा खुद से कोड कर लो ना, फिर मार्किंग सीम देख लिया करो, फिर जायज़ है। लेकिन कोड करने से पहले कर रहे हो तो गुनाह है, ठीक है। क्योंकि नए सोल्यूशन देख के भी बंदे को ना डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि अगर MS पे भी रिलायंस अगर ज़्यादा कर रहे हो तो फिर भी मसला होगा।
अच्छा ज़्यादा ही लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा। अच्छा ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखता है। बाकी कल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बल्कि फ्राइडे को नहीं, सैटरडे या संडे को मैं देखूँगा, शायद P1 की भी एक कोई क्लास रखूँ मैं, देखते हैं। बल्कि P1 के लिए चलो खैर डेज है, उनकी मैं बाद में रखूँगा, 5th 6th से रखूँगा। क्या रख लूँ? P2 का टेस्ट ये मैंने रोज़ आप लोग को बताया 11:30 की स्लॉट चूज़ करो, 30 मिनट्स का टेस्ट मुझे रोज़ दिया करो सूडो कोडिंग का, ठीक है। पूरा मैं टेस्ट नहीं लूँगा, पूरे टेस्ट का फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप लोग बस छोटा सा सूडो कोडिंग का जो टेस्ट है ना वो दे देना। अच्छा यहाँ पे बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, प्रोग्राम इज रिटन टू अलाउ यूजर टू इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज टू बी चेक्ड यूजिंग द फंक्शन बेस नंबर। द यूजर विल इनपुट वन वैल्यू एट अ टाइम। द वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द यूजर इनपुट हैज़ टू बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग बिकॉज द यूजर विल इनपुट एंड टू एंड द प्रोग्राम। Input one value, the variable used to store the user input has to be of the type string because the user will input end to end the program. Valid input will be converted to an integer and passed to the find base number and the return value will be output. Complete the table by showing the 4 invalid strings that may be used to test the distinct aspects of the required validation. अब वो यहाँ पे पता क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी जो है यहाँ पे ये किया है यहाँ पे, इसमें वो कह रहे हैं कि आपने ना यहाँ पे 4 जो है इनपुट आपने ऐसी देनी है जिसके अगेंस्ट आप कोड को चेक कर लो। अब ये इसकी मैं कॉमन एग्जांपल दूँ, ये कर क्यों रहे हैं, इसकी लॉजिक ये है कि जब भी आप अपनी गेम बनाते हो, GTA कोई भी GTA की नई गेम आएगी, कॉल ऑफ ड्यूटी की नई गेम आएगी, तो वो क्या करते हैं, उनके जो अपने प्रोग्रामर्स होते हैं वो गेम को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करते हैं, वो तबाह करके गेम खेल रहे होते हैं। कभी वो एक बटन से वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, साइमल्टेनियस बटन्स यूज़ कर रहे होते हैं, कभी वो कहीं पर जा रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी वो दीवारों में शूट कर रहे हैं, कभी कहीं पे शूट कर रहे हैं, कभी वो फ्रेंडली टीममेट्स को शूट कर रहे हैं। तो वो इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं टू सीक फॉर एनी बग्स देखने के लिए कर रहे होते हैं। आपने अपने कोड को जब भी टेस्ट करना है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, अगर आप सेन आदमी हो तो सबसे पहले आप अपने कोड को सही दुरुस्त वे में रन करके देखोगे। आपने क्या करना है, आपका बंदा कैरेक्टर है, कैरेक्टर जब आपका आगे मूव करता है तो आप अपवर्ड स्टिक यूज़ करते हो, यस, तो आप अपवर्ड स्टिक यूज़ करोगे। कैरेक्टर आगे मूव कर रहा है, इसका मतलब मूवमेंट सही है। कैरेक्टर पीछे, जॉयस्टिक को पीछे करने से कैरेक्टर पीछे मूव कर रहा है, मूवमेंट सही है, इसका मतलब तसल्ली हो रही है कि सही है। तो पहले तो आपने दुरुस्त वे में चेक करना है, फिर आपने क्या करना है, आपने अपने कैरेक्टर को जलील करना है, वहाँ पे गेम कैरेक्टर को आपने उसको क्या करना है, आपने अपने जॉयस्टिक पकड़ना है, आपने अपना राइट जॉयस्टिक भी पकड़ना है, आपने अपना लेफ्ट जॉयस्टिक भी पकड़ना है, आपने कुछ बटन्स भी साइमल्टेनियसली प्रेस कर देना है, बस आपने स्पैम करना है बटन्स को। फिर आपने देखना बटन स्पैम करते हुए आपका कैरेक्टर कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता जो कि ख़राब हो, जो कि रियलिस्टिक ना हो, या कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता जिसके अंदर गेम के अंदर आपकी ग्लिच आ जाए। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपने चेक करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने गलत इनपुट भी चेक करनी है, गलत इनपुट पे आपको गलत एंट्री मिलनी चाहिए और सही एंट्री पे आपको सही एंट्री मिलनी चाहिए। मतलब अगर थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो अगर आप यहाँ पे कोई कोड टेस्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज आप यहाँ पे मैंने चेक करना है कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरे पास मैंने ना एक पैलिंड्रोम चेक करना है। तो मैंने पैलिंड्रोम वाली कंडीशन चेक करनी है। जब आप खुद भी कोड बना रहे होते हो, आप एग्जाम्पल से टेस्ट नहीं करते, कभी बार एग्जाम्पल से टेस्ट किया करो, अच्छी एडवाइस है, एग्जाम्पल से टेस्ट किया करो। जो भी पैलिंड्रोम वाला कोड आता है उसमें आप पहले एक अच्छा पैलिंड्रोम लोगे और आप देखो कि क्या आपका पैलिंड्रोम चल रहा है, मतलब मैडम एक पैलिंड्रोम होता है, तो मैडम आप उसके अंदर भेजोगे और आप चेक करोगे क्या आपका पैलिंड्रोम वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है तो इसका मतलब दुरुस्त है। फिर आप नॉन पैलिंड्रोम भेजोगे, तो नॉन पैलिंड्रोम अगर आपको फॉल्स रिटर्न देगा तो इसका मतलब कोड सही काम कर रहा है। अब मैंने जब पहली दफ़ा पैलिंड्रोम का कोड चलाया था ना, तो मेरे में मसला ये आ गया था, मैंने सबसे पहले भेजा उसके अंदर दुरुस्त पैलिंड्रोम, उसका उसने मुझे रिटर्न दे दिया इट इज़ अ पैलिंड्रोम। फिर मैंने उसको नॉन पैलिंड्रोम भेजा, दोबारा वो मुझे कोड कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, तो देखा गलती पकड़ी गई। तो आपने दुरुस्त आउटपुट भी देनी है, गलत आउटपुट भी देनी है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं 4 इनवैलिड स्ट्रिंग्स देनी है दैट मे बी यूज्ड टू टेस्ट द डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई, वो कह रहा है द यूज़र विल इनपुट वन वैल्यू एट अ टाइम दी वेरिएबल। अच्छा ये बाय द वे आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक। मैं रिमेंबर करता हूँ मेरे दोस्तों ने दिया था, सारे दोस्त ही मेरे रो रहे थे कि पेपर बहुत मुश्किल आया था, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स एज वेल, कॉन्सेप्चुअली बहुत चीज़ें इसमें अंदर टेस्ट हुई हैं। अच्छा अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम एक ठीक है, प्रोग्राम इज रिटन टू अलाउ यूजर टू इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज टू बी चेक्ड यूजिंग द फंक्शन फाइंड बेस, ठीक है। द यूजर विल इनपुट वन वैल्यू एट अ टाइम, द वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर द यूजर इनपुट हैज टू बी टाइप स्ट्रिंग बिकॉज द यूजर विल इनपुट एंड टू एंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप इसका जो डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग बना लो। क्यों?
बनानी है स्ट्रिंग, बिकॉज यूज़र ने जब प्रोग्राम एंड करना होगा ना तब वो इसी इनपुट के अंदर वो एंड एंटर करेगा। तो अगर उसे एंड एंटर कर दिया तो हो जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि सर हमारे पास जो फाइंड बेस नंबर है इसमें हमने तो इंटीजर पास करे, तो हाउ डज़ इट वर्क कि आप अगर यूज़र से इनपुट लेते हो तो वो आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आपको नंबर्स देता है और वो भी आपके इंटीजर वाली चीज़ में चले जाते हैं। तो इसमें आपको याद है मैंने फंक्शन आपको कराया था बिल्ट इन फंक्शन str to num, तो ये वही वाला फंक्शन आप यहाँ पे लगाओगे। जब आप नंबर पास करें तो आप str to num लगाओगे, str to num पे लगाओगे और वो फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा, वो इंटीजर बन जाएगा। लेकिन जब आपने एंड करना है तो आप एंड एज अ स्ट्रिंग लिख दो। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, आपने अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप कर लिए तो आप इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो। इस स्पेसिफिक केस में ये हो रहा है, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग कि स्ट्रिंग में भेजना है। तो अब वो कह रहे हैं आपने ना गलत इनपुट भेजनी है। तो गलत इनपुट वही हो सकती है आपने कि मतलब कोड आप गलत भेज दो, यहाँ पे जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप भेज दो। तो यहाँ पे एक तो वैल्यू हो सकती है, उन्होंने आपको खुद भी यहाँ पे ना एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई थी। एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे आपको दी थी कि लेट्स सपोज अगर आप भेजते हो और आपने डिफरेंट तरीके की एग्जांपल्स भेजनी है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे भेज दो, अगर हम 2 भेज दें, 2 का फैक्टोरियल होता है। अगर आप भेजो एक मिनट, गिव कंप्लीट द टेबल बाय 4 इनवैलिड। अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो कि मैं भी मिस्टेक करना लगा। यहाँ पे उसने कहा 4 इनवैलिड स्ट्रिंग्स। इनवैलिड स्ट्रिंग का ये मतलब नहीं है कि वैसी स्ट्रिंग आपने भेजनी है जिनका फैक्टोरियल ना आ रहा हो, जिनका -1 आंसर हो, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, जो कि मैं समझ गया था। इसका मतलब है कि आपने इनवैलिड स्ट्रिंग भेजनी है जो कि वैलिडेशन ना हो। अब ये उस बच्चे ने क्वेश्चन ने सही किया होगा जिसको वैलिडेशन का पता होगा। जिसको वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता उसने गलत कर दिया होगा, उसने इसमें मिस्टेक कर दी होगा। वैलिडेशन क्या कहता है? वैलिडेशन कहता है आपका डेटा सेंसिबल होना चाहिए। नो वे डज इट से कि आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए। नो वे डज इट से कि आपका डेटा का फैक्टोरियल होना चाहिए। नो वे डज इट से कि आपका डेटा पैलिंड्रोम होना चाहिए। इट जस्ट सेज कि आपका डेटा सेंसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंसिबल डेटा क्या है जो आपका ये वाला कोड एक्सपेक्ट कर रहा है? व्हाट इज़ द सेंसिबल डेटा? सेंसिबल डेटा ये है कि आपका इंटीजर डेटा होना चाहिए, लेकिन इंटीजर से हमें कोई गर्ज नहीं है बिकॉज हमने स्ट्रिंग डेटा यूज़ करनी है। वो उसने खुद से एग्जामिनर ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपने ना इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं टाइप स्ट्रिंग आपने यूज़ करनी, तो उसको खुद ही स्पेसिफाई कर दिया। तो इस वाली सेंसिबिलिटी को इग्नोर कर दो। ऑल्दो ये भी एक सेंसिबल चीज़ है हमारे पास कि इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, लेकिन इग्नोर दिस बिकॉज क्वेश्चन ने खुद ही स्पेसिफाई कर दिया स्ट्रिंग बनाओ इसको। तो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे उसे क्या कहा था? यहाँ पे उसे कहा था डेटा विल बी अ पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। एक आपके पास अनसेंसिबल चीज़ हो सकती है, नेगेटिव एंट्री कर दो। एक आपके पास हो सकती है नॉन जीरो, जीरो एंटर कर दो आप। उससे क्या नॉन जीरो एंटर करो, आप जीरो एंटर करो, आपने अलग चलना, ठीक है। तो ये चीज़ एंटर कर दी। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, वो कह रहे हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इंटीजर वैल्यू, इंटीजर की जगह आप बूलियन भेज दो, आप बूलियन की जगह भेज दो डेसिमल भेज दो, रियल भेज दो। आप रियल की जगह आप भेज दो लेट्स सपोज आप भेज दो स्ट्रिंग भेज दो, तो ये मसला हो जाएगा। अब आपके स्ट्रिंग क्या मेरा मुराद है मैं बताता हूँ। डेटा टाइप भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भेज रहे हो, ABCD की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज आप भेज दो -3, फिर 0 भेज दो, फिर यहाँ पे आप भेज दो लेट्स सपोज आप भेज दो ज़ुबैर भेज दो। अब क्या वो ज़ुबैर का फैक्टोरियल किसी भी ज़माने में निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। इवन उसका कोड ही वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, हमारा कोड तबाह हो जाएगा अगर ज़ुबैर भेजोगे वहाँ पे। कोड को समझ नहीं आएगी उससे करना के। अगर इस पर str to num लगा भी लोगे तो क्या ही नंबर कन्वर्ट होगा? हो ही नहीं सकता नंबर में कन्वर्ट। तो ये अनसेंसिबल डेटा है। फिर आपने क्या करना है, आपने लेट्स सपोज यहाँ पे भेजना है आप भेज दो 27.1 भेज दो, ये भी अनसेंसिबल है, ठीक है। तो ये आप ना यहाँ पे रीजनिंग यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे माइटी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। रीज़न मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, रीज़न आप लोगों ने ना खुद यहाँ पे लिखनी है। माइटी मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसमें से आप लोगों ने ना इसको देखना है और इसमें से आप लोगों ने इसमें बल्कि एक उन्होंने अच्छी सी यहाँ पे चीज़ एंटर की हुई है, वो कर लेना। अच्छा, उन्होंने ना यहाँ पे एक जो यहाँ पे चीज़ किया, उन्होंने यहाँ पे -3 को स्लैश किया हुआ है 0 के साथ, अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब वो कह रहे हैं इसको 1 मार्क कंसिडर करें। तो आप इसकी जगह ना आप एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर लो, एम्प्टी स्ट्रिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आप कंसिडर कर लेना। मैंने ये चीज़ कर ली, मैं इसको फिक्स नहीं करा, आई थिंक चल जाना चाहिए, इसका ना मार्क मिल जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग कर लो बिकॉज ये एक डिफरेंट चीज़ आ रही है, ठीक है। ये -3 0 वही हो गया, नॉन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, लेकिन आई थिंक वैसे चल जाएगा, मार्क्स मिल जाने चाहिए इसके। तो इस तरह करके आपने लिखा है। बाकी इनकी रीजनिंग लिख दो। तो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो नॉन न्यूमेरिक है, आपके पास जो 27.3 है 27.1 है वो न्यूमेरिक है बट नॉट इंटीजर है। तो -3 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया एंड माइनस हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने लिखा है। समझ आ गई ये चीज़? 4 नंबर का सवाल था, मुफ्त के 4 नंबर थे। किसी को ये चीज़ ना समझ आई तो बता दो। अच्छा, ये अब आने लगा ना मुश्किल क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा दिमाग लगाएगा हमारा। अब इसको गौर से समझना है। कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही होती ना इंग्लिश की तो मुझे पहले बता दिया करो, वो मैं समझा दूँगा, वरना फिर कोड में जब हम चले जाते तो और मुश्किल हो जाती कम बैक करना। अच्छा ये ना ये मुश्किल भी इस लिहाज से था ये पेपर क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा थी। लाइक ऊपर अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं वैलिडेशन के। आई कैन गारंटी यू 100 से ज़्यादा बच्चों ने वैलिडेशन की मिस्टेक की होनी है यहाँ पे। उन्होंने समझा होना कि नॉन फैक्टोरियल किसी ने लिख दिया होना, -3 किसी ने लिख दिया होना, 12 किसी ने लिख दिया होना यहाँ पे, लेट्स सपोज 6 किसी ने लिख दिया होना यहाँ पे, 12 लिख दिया होना एंड सो ऑन। नॉन फैक्टोरियल नंबर लिखते नहीं होना तो, लेकिन वैलिडेशन का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। बाकी फैक्टोरियल का भी कोड थोड़ा सा अजीब ही है। ये नॉर्मली ना आपके यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं जो कि उसने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वैसे तो आसान था, लेकिन ये होता है कि बच्चों के जब इस तरह की चीज़ें आ जाए ना तो बच्चा ऑलरेडी घबराया होता है सूडो कोड से और इस तरह की चीज़ें देख के और घबरा जाता है। लेकिन घबराना नहीं है, आसान सी चीज़ें, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाता है, ठीक है। और ये वाली भी जो चीज़ थी इस पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये बहुत आसान सा ये वाला कोड था, लेकिन इसके अंदर मुझे आई कैन अश्योर यू के इसमें मेजॉरिटी बच्चों ने पैनिक करके इसको गलत किया होना है, क्योंकि बहुत अजीबो गरीब उसने ना स्नेक टाइप चीज़ बना दी। और अगर इसमें आप पैनिक करके हो तो आप यहाँ पे नहीं आपको सही तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह मैं कहता हूँ खुद से इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश किया अगर, बिकॉज खुद से जब गलतियाँ होंगी ना तब पता लगेगा कि कितना पानी में कितना सही स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग होता है, और होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि आप अपने मशीन मॉडल को ना आप डेटा प्रोवाइड करते हो और उसको बताते हो कि ये डेटा ये वाला डेटा है। मतलब आपने अगर जीपीटी जो है, जीपीटी भी आपके पास ना एक मॉडल है, उसको वैसे मेरे ख्याल में अनसुपरवाइज तरीके से भी ट्रेन किया गया। सुपरवाइज का ये मतलब होता है कि आप उसको डेटा देते हो और आप उसको बताते हो कि ये डेटा नेगेटिव है, ये डेटा ऐसा डेटा है, ये अच्छा डेटा है, ये इस तरह का डेटा है। लेकिन अनसुपरवाइज में ये होता है कि आप उसको डेटा देते हो और वो खुद से जो डेटा होता है ना वो डिसाइड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सुपरवाइज जो मॉडल्स होते हैं ना वो आपके बहुत बेहतरीन चलते हैं। और सुपरवाइज मॉडल्स की मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, वो पता है क्या करते हैं सुपरवाइज मॉडल। जब आप बहुत ज़्यादा सुपरवाइज मॉडल कर रहे हो ना, सुपरविजन आपने बहुत ज़्यादा किया मॉडल के साथ, तो मॉडल भी पता है क्या करता है, मॉडल भी परेशान हो जाता है। जब उसके पास नया डेटा आता है ना, मॉडल आपका गलत जवाब देने लग जाता है, वो गलत प्रोबेबिलिटी दे देता है। तो इवन जो आप कोर्स यहाँ पे पढ़े हो उनके अंदर प्रैक्टिकल जो मॉडल्स बनते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं अगर उनको आप बहुत ज़्यादा सुपरविजन दो ना और बहुत ज़्यादा उनको रिलायंस दे दो और उनको सब कुछ आप खुद बता रहे हो, तो इवन जो आपके मॉडल्स होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस बुक। ये वैसे ही मैं थोड़ी सी चीज़ फील कर रहा था कि ये ना हो कि आप लोग थोड़ा सा लेक्चर्स वगैरह पे ज़्यादा ओवर रिलायंस हो जाए और ये हो कि चलो सर तो लेक्चर्स करवा रहे हैं वो कवर हो जाएंगे, बाकी चीज़ें हम खुद कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। अपनी डिस्ट्रक्शन होगी ऐसे, ठीक है। तो खुद से करो अटैम्प्ट, जब तक खुद पेन पेपर रख के नहीं करोगे ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अ टीचर इज़ डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम टू perform simple syntax checks on programs written by students. Two global 1D arrays are used to store syntax error data. Both जो arrays हमारे पास आ रही है ना, they contain 500 elements. दोनों के जो यहाँ पे elements आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट सर, I have to go somewhere में बाकी क्लास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं, a teacher is designing a program to perform simple syntax checks on a program written by students. Two global 1D arrays are used to store the syntax error data. Both arrays contain 500 elements. एक आपके पास array आ रहा है error code के नाम से, जो क्या कर रहा है, जो integer values contain कर रहा है, that contains an error number in the range 1 to 800. एक आपके पास आ रहा है array जिसका नाम है array text, और ये क्या कर रहा है, it contains string values that represent an array description. तो आपके पास ना दो global arrays हैं। global arrays का मतलब ये होता है कि आपको इनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आसान लफ्ज़ों में इनका यही मतलब है कि डिक्लेयर करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये आसान लफ्ज़ों में इनका मतलब है। तो ये आपके पास एरर कोड है और ये एरर कोड का 1D एरर वर्टिकली उन्होंने दिखाया हुआ है और इसके अंदर एरर कोड्स के नंबर्स हैं आपके पास 1 से लेके 800 तक। और जो आपके पास एरर टेक्स्ट है उनके अंदर एरर की कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्क्रिप्शंस आ रही है ना वो स्टोर की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, दी फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एग्जाम्पल ऑफ द एरेज। यहाँ पे नोट में उन्होंने भी बहुत बेहतरीन चीज़ बताई थी, ये बहुत ज़रूरी थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं देयर मे बी लेस देन 500 एरर नंबर्स, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ एरेज मे बी अनयूज्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो दोनों एरेज हैं ना उनके अंदर 500 एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये जो है ना ये भी थोड़ी सी यहाँ पे एम्बिगस चीज़ थी जो कि एग्जामिनर ने नहीं बताई थी।
और बच्चों को खुद से गैस करनी पड़ेगी। तो ये 1 to 800 का क्या मतलब है? 1 to 800 का ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 2 3 4 ऑर्डर में करके आपके पास 1 2 3 4 सारे नंबर्स आ रहे होंगे। इसका मतलब है हो सकता है आपके पास 1 एरर आ रहा हो सकता है इसके बाद जो नेक्स्ट एरर आ रहा हो उसका नंबर 20 हो सकता है 20 के बाद जो नेक्स्ट एरर आ रहा हो उसका नाम 100 हो सकता है 100 के बाद जो नेक्स्ट एरर आ रहा हो उसका नंबर 200 हो, एंड इनके जो बीच वाले नंबर्स आ रहे हैं वो कोई एरर नंबर्स हैं ही नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1 2 3 4 ऑल दी वे टू टिल 800 आपके पास एलिमेंट्स हो गए। और ये पता किस तरह चल रही थी ये बात मुझे इस तरह पता चली कि उसने एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा था कि जो दोनों एरेज हैं ना उनके अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 500 एलिमेंट्स हैं। तो अगर वो कह रहा है कि एरर नंबर आपके पास 1 से लेके 800 है लेकिन स्टोर खाली 500 हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे यही पता लगता है कि यहाँ पे 1 से लेके 800 तक सारे के सारे एरर्स नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ नंबर्स हो जिनके एरर्स हो ही ना, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसी ऑर्डरिंग आ सकती है क्योंकि 500 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे 300 एरर्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे? वो तो होंगे ही नहीं फिर। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ यहाँ पे पता चली, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं देयर मे बी लेस देन 500 एरर्स। तो वो कह रहा है इसके अंदर ना हमारे पास 500 से भी, बल्कि यहाँ पे उसने एक और भी चीज़ बता दी। उसने यहाँ पे कहती है देयर मे बी लेस देन 500 एरर नंबर्स, ठीक है। उसने यहाँ पे खुद एक्सप्रेसली बता भी दिए। तो इसका यही मतलब है कि यहाँ पे ये जो हमने 1 से 800 जो इनिशियली एज्यूम की थी, शायद जो इनिशियली एज्यूम की थी चीज़ वो ट्रू नहीं है। और वो कह रहे हैं अगर 500 से लेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास और टोटल साइज़ हमारे पास एलिमेंट्स 500 एलिमेंट्स है एरेज के अंदर, लेकिन एरर्स 500 से कम है, तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स अनयूज़ होंगे एरे के अंदर। और जो अनयूज एरे हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? 999 होगी, और उनकी एरर की डिस्क्रिप्शन जो होगी वो अनडिफाइंड होगी। ये उन्होंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। उन्होंने ये वाला जो एरर कोड था ये 99 था, इसका मतलब एम्प्टी है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। 99 डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एरर, और इसी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है वो अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं वैल्यूज़ इन दी एरर कोड एरे आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बट नॉट ऑल वैल्यूज़ में बी प्रेजेंट। तो वो कह रहे हैं वैल्यूज़ इन एरर कोड में आर स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब 120 1 2 3 4 इस तरह करके। फॉर एग्जाम्पल देयर में भी नो एरर कोड 31। देखो यहाँ पे एक्सप्रेसली वो बता रहा है, बल्कि एम्बिग्यूटी की ज़रूरत बनती नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसने ना हर जगह उससे मेरे ख्याल में 3 से 4 दफ़ा बता दी है ये चीज़, लेकिन बच्चों ने पता क्या होना, मैं बता रहा हूँ बच्चों ने क्या किया होना। एक बच्चे ने देखा 1 से 800, उसने कहा ये लो 1 से 800 लूप लगा लो। फिर उसने 500 का नंबर देखा, उसे कहे दोबारा एक डबल फॉर लूप लगा लो 1 से 500 का, और ये लेके वो अपना बेस स्ट्रक्चर बना दिया उन्हें, और उस पर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 से 3 मार्क मिलेंगे। और 2 से 3 मार्क भी नहीं एग्जामिनर देता। एग्जामिनर आपको किस चीज़ के मार्क देगा? वो आपको मार्क देगा आपकी फंक्शन हेडर के। मैं सीधा बता रहा हूँ, अगर आपकी लॉजिक बुरी होगी ना तो बेशक जितने मर्जी इफ एल्स लिख लो, आपको वो नंबर नहीं देने वाला। आपने यहाँ पे हेडर लिखा है फंक्शन का, उसका वो आपको 1 नंबर देगा। आपने यहाँ पे लिखा है एंड फंक्शन, उसको आपको 2 नंबर देगा। और ये मैंने देखा हुआ है, अच्छे A* वाले बच्चे थे, उनकी लॉजिक ज़रा सी ख़राब हुई है, उसने 2 नंबर दिए हैं ऊपर नीचे के, और उसने नीचे वाली बिल्कुल काट दी है, 0 नंबर दिए उसके। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब उसने आपको ना एक और चीज़ कही थी, उसने कहा था राइट एन एफिशिएंट सूडो कोड। एफिशिएंट सूडो कोड से क्या मुराद है? अब ये जो बार बार चीज़ उसने आपके कानों में कही है ना कि हो सकता है देयर में बी लेस देन 500 एलिमेंट्स, देयर में बी लेस देन 500 कोड्स, इसको हमने एफिशिएंट बनाना है। मतलब हमने करना क्या है? 500 एलिमेंट है, तो मेरा इनिशियल आइडिया क्या होगा? मेरा आइडिया ये होगा कि मैं एक एरे बनाऊंगा और उसका मैं लूप लगा दूंगा 1 से लेके 500 तक। ये मेरी इनिशियल सोच होगी, लेकिन मैंने अपने कोड को एफिशिएंट बनाना है। तो अगर एफिशिएंट बनाना है तो मैं क्या करूँगा? मैंने एरे को अनयूज्ड एलिमेंट रीड करने से पहले मैंने ख़त्म कर देना है। तो उसने कहा कि आपके जो एरर्स हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, और जारी सी बात है जैसे ही आपके पास पहला एरर आ गया ना, पहला आपके पास अनयूज्ड एलिमेंट आ गया, इसका मतलब है बाकी सारे के सारे अनयूज्ड एलिमेंट हो गए। तो आपने एफिशिएंट अपने कोड को किस तरह बनाना है? आपने अपने कोड को ऐसे एफिशिएंट बनाना है कि आपने पूरा 1 से लेके 500 नहीं घूमना। आपने तब तक घूमना है जब तक 1 to अनयूज्ड, मतलब जब तक आपके पास अनयूज नहीं ना आ जाता ना तब तक आपने घूमना है। तो अगर आप अनयूज तक घूम रहे तो हो सकता है आपके कोड के अंदर खाली 400 दफ़ा आपको चलना पड़े, हो सकता है आपको अपने कोड के अंदर खाली 300 दफ़ा चलना पड़े अगर 300 पोजीशन पे अनयूज आ रहा है। तो इस तरह आपके पास कोड एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ हमने करनी है, और इसके लिए आपको पता नहीं है, अब आपको पता नहीं कि अनयूज कब आएगा। तो जब पता ना हो कि अनयूज कब आएगा तो आप हमेशा वाइल लूप यूज़ करते हो, रिपीटेडली यूज़ करते हो, नेवर दी फॉर लूप। तो यहाँ पे आपने मॉड्यूल लिखना आउटपुट एरर। अब आउटपुट एरर उसने कहा टेक्स 2 पैरामीटर एज इंटीजर, अ लाइन नंबर इन द स्टूडेंट्स प्रोग्राम एंड एरर नंबर, सर्चेस फॉर द एरर नंबर इन दी बताओ निहाल थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, ज़रा रिपीट कर दो। हेलो हाँ सर अनयूज्ड वाली बात समझा दें।
अनयूज वाली, अच्छा देखो अनयूज वाली मैंने पता है क्या है, उसने कहा है कि आपके पास ये जो सारा का ये जो दोनों एरेज है ना, दोनों एरेज के अंदर 500 एलिमेंट्स होंगे। 500 एलिमेंट्स का मतलब है मतलब 500 स्पेसेस होंगी, लेकिन वो कह रहे हैं सारी की सारी जो 500 स्पेसेस है ना ये ऑक्यूपाइड नहीं है। देयर मे बी लेस दैन 500 एरर्स। तो इसका मतलब है कि अगर लेस दैन 500 एरर्स है ना तो आपके पास अनयूज एलिमेंट्स भी होंगे। तो लेकिन आपने कब चेक करना है, आपने एरर्स को तब तक सर्च करना है जब तक आपके पास अनयूज एलिमेंट्स नहीं आता। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो ना 1 to 500 पूरा एरे अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको 1 से लेके 500 पूरा का पूरा एरे आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हो कि आप तब तक घूमो जब तक आपके पास अनयूज एलिमेंट नहीं आता। जैसे ही आपके पास अनयूज एलिमेंट आएगा आपने घूमना बंद कर देना है। मतलब ये उस तरह की बेसिकली आपके पास चीज़ है कि आप माइनक्राफ्ट में, बल्कि माइनक्राफ्ट वाली एग्जांपल की दे रहा हूँ, नहीं एप्लीकेबल नहीं है। बस ये आपने करना है कि जैसे ही आपके पास अनयूज एम्प्टी एरे स्टार्ट हो गया ना, एम्प्टी एरे स्टार्ट हो गया इसका मतलब नीचे कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, तो क्या ही सर्च करने जा रहे हैं, ख़जाना सर्च करना है ना आपने। आपको देखो इतना बड़ा आपके पास एरे आ रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पर ख़जाना पड़ा हुआ है और ये आप हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या पूरा एरे सर्च करोगे या आप खाली यहाँ तक जाओगे? आप खाली यहाँ तक ही जाओगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ तक ख़जाना मिल गया, ख़जाना लेके वापस घर चले जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एरे के साथ करनी है। मैं पूरा एरे ट्रेवर्स करने के बजाय मैं जो अपना टारगेट है वो मैं वहाँ तक सर्च करूँगा और मैं वापस घर चला जाऊँगा। मेरे पास जो यहाँ पे अनयूज एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो गलत चीज़ें आ रही हैं नीचे, वहाँ तक मैं नीचे तक जाऊँगा ही नहीं, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। तो ये कोड आपका एफिशिएंट हो जाएगा, टाइम कोड का रिड्यूस हो जाएगा। समझ आई इस चीज़ की? जी सर। ठीक है, तो इस तरह करना है। आपका जो बबल सॉर्ट होता है ना, बबल सॉर्ट के अंदर आप एक पाइथन के अंदर वैसे रन करना, बबल सॉर्ट के अंदर आप रन करना 10⁸ या 10⁶ एलिमेंट्स एंटर करना, तो वो आपका पूरा एक दिन लगाएगा आपको आउटपुट देने के लिए, पूरा दिन लगा देगा। इतने लंबे लंबे कोड्स हो जाते हैं, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ होती है। अभी नहीं आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। अब ये देखो, ये जो एफिशिएंसी वाली चीज़ है ना, ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी मेरा रिसेंट एक कोर्स चल रहा है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। उसमें हमने क्या करना होता है, हमने बस जो भी हमने कोड्स होते हैं ना, हमने उनको बेहतर से बेहतर बनाना होता है। तो ये होता है, पहले आप SDA पढ़ते हो, डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हो जिसमें आप कोडिंग करते हो, सारा कुछ सीखते हो, फिर आपका एक कोर्स आ जाता है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम। उसमें आप क्या करते हो, जितने आपने कोड्स पढ़े होते हैं ना, अब उनको आपने बेहतर बनाना है। पहले आप अपने कोड को करे, लेट्स सपोज n² टाइम में करे हो, अब आपने उनको करना है n log n टाइम में करना है, लॉ की वैल्यू कम होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, मज़े की चीज़ें होती है, बाद में करोगे। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे हमने कोड लिखना है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा, सबसे पहले पढ़ लो आउटपुट एरर करके आ रहा है। वो कह रहा है 2 पैरामीटर लेगा, एक लाइन नंबर लेगा, एक एरर नंबर लेगा। वो एरर नंबर सर्च करेगा और वो करेगा, अगर एरर नंबर आपको मिल गया तो वो कहेगा एरर नंबर की डिस्क्रिप्शन आउटपुट कर देगा और लाइन नंबर आउटपुट कर देगा। और इसके साथ वो अगर एरर ना मिला तो वो कह देगा अननोन एरर ऑन लाइन 34। तो मतलब वो ये चीज़ें कर रहा है, तो मतलब वो बस ना एरर सर्च कर रहा है और एरर को वापस कर रहा है। तो ये लीनियर सर्च वाला एक कोड है, सर्चिंग हो रही है बस इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आ रहा है फंक्शन। अभी मैं बहुत बुरे तरीके से लिख रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई ब्लेम ना करे अगर किसने बिल्कुल ही कोड की एग्जैक्ट चीज़ देखी हो और सिंटेक्स को एग्जाम में ख़राब करके आता तो मुझे नहीं किसी ने कुछ कहना। ठीक है, पहले डिस्क्लेमर ले रहा हूँ आप सबको। यहाँ पे मैं जल्दबाजी में लिखवा रहा हूँ, इसलिए सिंटेक्स में कर रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों को सिंटेक्स तो पता है एटलीस्ट, कि उसको आप लॉजिक को सिंटेक्स में आप अच्छे कन्वर्ट कर सकते। थोड़ी सी यहाँ पे गलतियाँ होंगी, लेकिन सिंटेक्स की गलतियाँ होंगी, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स की, लॉजिक की कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन आउटपुट एरर, और यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आएगी लाइन नंबर आएगा एंड देन एरर नंबर आएगा। आपके पास आ जाएगा लाइन एंड देन एरर आएगा, और इन दोनों को आप कह दो आपके पास ना, ये भी है आपके पास इंटीजर, एंड देन एरर जो आपके पास आ रहा है ये भी आपके पास है इंटीजर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रिटर्न्स इंटीजर, नहीं रिटर्न तो कुछ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट ही हो रही है। तो ये तो प्रोसीजर है वैसे, हाँ प्रोसीजर है, आउटपुट कर रहा है ना, प्रोसीजर है तो फंक्शन है नहीं, कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा। कुछ रिटर्न ना हो रहा तो प्रोसीजर होता है, रिटर्न हो रहा तो फंक्शन होता है। तो ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक लूप लगाना है, और लूप मैं वाइल लूप का लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे तब तक वाइल लूप लगाता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वाइल, और एरे मेरे पास क्या आ रहा है, एरर कोड को मैं चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वाइल एरर कोड के मेरे अंदर एक्स आ रहा है। वाइल एरर कोड इज़ नॉट इक्वल्स टू 999। जब तक मेरे पास 999 नहीं आता, जब तक मेरे पास अनयूज एलिमेंट नहीं आता, तब तक मैंने क्या करना है, मैंने सर्च करते रहना है एरर्स के लिए। तो एरर नंबर उससे मुझे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एरर कोड x इक्वल्स टू एरर, जो कि मेरे पास पैरामीटर में आया था एरर की वैल्यू, देन मैंने क्या करना है,
देन मैंने यहाँ पे आउटपुट कर देना जो भी मेरे पास एरर का डिस्क्रिप्शन आ रही है, एरर की डिस्क्रिप्शन आउटपुट करनी है और किस लाइन पे आ रही है वो करनी है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट करना है एरर डिस्क्रिप्शन, तो ये होगा एरर टेक्स्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एरर टेक्स्ट एक्स एंड देन मेरे पास आएगा, इसको मैंने कंकैटिनेट का मतलब होता है अगर स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं %, का, और इसमें आपने करना है ऑन लाइन नंबर, यहाँ पर आएगा ऑन लाइन नंबर एंड देन इसको भी कंकैटिनेट करके इसके साथ लिख दो ऑन लाइन नंबर जो भी आपके पास लाइन नंबर आ रहा है एन लाइन, जो कि आपके पास ऊपर पैरामीटर था, ये चीज़ कर दी एंड देन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड इफ, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड वाइल, ठीक है। अच्छा, एक वैसे चीज़ रखनी पड़ेगी, अगर बदकिस्मती से आपका ये वाला आउटपुट नहीं होता तो जो फाइनल आउटपुट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपने आउटपुट कर देना कि एरर नॉट फाउंड, ठीक है। आप यहाँ पे कह दो, उसने क्या लिखा है अननोन एरर ऑन लाइन डैश, तो यहाँ पे आप लिख दो आउटपुट। सर ये 999 की बात समझाएंगे? अच्छा मैं समझाता हूँ, एक मिनट। इसमें पता क्या किया हमने, उसने यहाँ पे कहा था कि अगर आपको एरर मिल जाता ना, ये वाली चीज़ तो समझ आ गई ना कि आपने ये एरे को ट्रिवर्स करना है, ये वाली चीज़ पता क्या करिए निहाल, ये आपने के एरे को सर्च करिए, आपके एरे को ना बार बार घूम रही है आपके एरे के अंदर, तब तक आपके एरे के अंदर चलेगी जब तक आपका 99 नहीं आ जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल बताई थी ना, तब तक अपने बंदे को चलाओ तब तक जब तक आपके पास ट्रेजर नहीं आता। तो इसमें आपने अपने कोड को तब तक चलाना है, आपने तब तक सर्च करना है जब तक आपके पास 999 ना आ जाए, मतलब अनयूज एलिमेंट ना आ जाए। और आपने चेक करना है अगर एरर कोड के अंदर एक्स वाली वैल्यू के अंदर जो एरर पड़ा है वो इस वाले एरर नंबर के इक्वल्स टू है, देन आपको एरर मिल गया। और अगर एरर मिल जाएगा, आपने एरर की जो डिस्क्रिप्शन है वो आउटपुट करनी है और बतानी है कि किस पे आ रही है। तो यहाँ पे देखो उसने एग्जांपल दिया है, उसने कहा है ब्रैकेट मिसमैच ऑन लाइन नंबर दिस, तो यहाँ पे उसने एरर की डिस्क्रिप्शन बताई है, यहाँ पे ब्रैकेट मिसमैच, ये देखो ब्रैकेट मिसमैच एरर की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो सबसे पहले उसने एरर टेक्स्ट में से ब्रैकेट मिसमैच की डिस्क्रिप्शन निकाली, फिर उसने यहाँ पे क्या ऑनलाइन एंड देन लाइन नंबर उसने आउटपुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले किया एरर टेक्स्ट एक्स। तो अगर मेरे पास एरर टेक्स्ट के अंदर लेट्स सपोज मेरे पास 1 वाला इंडेक्स आ रहा है ना, तो अगर मेरे पास x के अंदर 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे एरर टेक्स्ट के अंदर पड़ा है इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम। तो यहाँ तक मेरे पास क्या प्रिंट होगा, यहाँ तक मेरे पास प्रिंट होगा इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम। लेकिन मैंने इसके अंदर ये भी तो कहना है इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम ऑन लाइन डैश, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ तक मेरे पास हो गया इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम, मैंने उसको एंड कर दिया इसके साथ। तो अगर ये वाला मैं चीज़ कर दूं तो यहाँ तक मेरे पास प्रिंट होगा इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम ऑन लाइन नंबर, ठीक है। अब मैंने लाइन नंबर का लाइन भी बतानी है, तो लाइन नंबर का जो नंबर है वो मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो इसको भी मैंने इसके साथ मिला दिया। तो अब जब इन सबको मिला दूंगा तो वो प्रिंट करेगा इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम ऑन लाइन नंबर 34 12 या वट एवर, ठीक है। एंड क्या कर रहा है, एंड बेसिकली प्लस की तरह काम कर रहा है, प्लस कर रहा है, जो ये वाली चीज़ है ना उनको एक इकट्ठा कर रहा है, बस ये चीज़ कर रहा है, समझ आई नहीं हाल, ठीक है। तो अब आपके पास अगर ये भी चीज़ ना हुई तो आपको अगर एरर मिला ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है अननोन एरर एट लाइन नंबर, और जो भी यहाँ पे लाइन नंबर आ रही है वो कर देना। लेकिन मसला क्या होगा, अगर इस कोड में मसला ये है कि अगर आपके पास ये वाइल लूप ख़त्म हो गया और आउटपुट हो भी गई है, तब भी वो आपके पास यहाँ पे आके ना आउटपुट ये चीज़ कर देगा। मसला तो तब भी हो गया आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्लैग मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैग मेंटेन कर दो आप निहाल, जिस तरह मैंने आपको कहा था आप फ्लैग मेंटेन कर सकते हो। फ्लैग कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस आपने इसको करना है। फ्लैग के अंदर यहाँ पे रखवा दो आप यहाँ पे रखवा दो लेट्स सपोज फॉल्स रखवा दो। पहले फॉल्स का मतलब है कि आपको कोई नंबर नहीं मिला, और आप यहाँ पे कहो वाइल एरर इक्वल्स टू दिस एंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, आउटपुट जैसे ही आपको एरर मिल गया आप फ्लैग के अंदर रखवा दो ट्रू। अब ये आपका कोड और एफिशिएंट हो गया। जैसे ही आपको फ्लैग मिला है आपने उस लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे फिर इफ़ कंडीशन आगे चेक करनी है। आप यहाँ पे करोगे इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, देन आपने ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास अब हो गया, अब कंडीशन आपके पास सॉल्व होगी। मतलब अगर आपके पास फ्लैग के अंदर फॉल्स ही पड़ा है जो कि आपने शुरू में वैल्यू रखवाई थी, मतलब फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं। बिकॉज अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी है इसका मतलब एरर मिल गया, और अगर ये वाली एरर मिल जाएगा और ये वाली कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब फ्लैग के अंदर ट्रू आएगा। लेकिन अगर फ्लैग के अंदर ट्रू आया नहीं, फॉल्स का फॉल्स ही रहा जो आपने शुरू में सेट किया था, इसका मतलब एरर मिला ही नहीं, तो आप ये सुकून से आउटपुट कर दो। और अगर आपको मिल गया तो आप फ्लैग को ट्रू भी कर दो और यहाँ पे वाइल कंडीशन के अंदर भी फ्लैग रखवा दो ताकि कोड और एफिशिएंट हो जाए।
ये पता क्यों मैंने रखवाया, पहला वाला जो कोड था ना, अगर इसको इग्नोर कर दो तो वो आपका इस तरह चल रहा था। लेट्स सपोज ये आपका ट्रेजर था, ये आपका बंदा है। ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है, ये बंदा तब तक इस एरे के अंदर घूमता है जब तक उसको ट्रेजर ना मिले। जैसे ही उसको ट्रेजर मिलता है वो बंदा वापस हैप्पी हैप्पी घर चला जाता है। लेकिन ये वाला कोड ना ऐसे चल रहा था, बल्कि वापस नहीं जाएगा, मसला ये हुआ था वापस नहीं जाएगा। उसको ट्रेजर मिल गया ना, ये बंदा तब भी वापस नहीं जाएगा। हो सकता है इसको यहाँ पे एक और ट्रेजर मिल जाए, तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा लालची है, ये बंदा पहले एक ट्रेजर को देगा, इसको सिर्फ एक ट्रेजर नीडेड है, इसको एक ट्रेजर की ज़रूरत है, तो ये पहले एक ट्रेजर देखेगा, फिर ये दूसरा ट्रेजर देखेगा। दूसरा ट्रेजर देखते देखते ये अपने टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है, तो ये मसला होगा। तो जैसे ही सारा ट्रेजर ख़त्म हो जाएगा ये वापस आ जाएगा। तो ये हमारा पहला कोड था। लेकिन मैंने अब आपको कैसा कोड लिखवाया, मैंने आपको ये कोड लिखवाया कि आपके पास ये एक ट्रेजर है, ये एक ट्रेजर है, ये एक ट्रेजर है। ये बंदा क्या करता है, जैसे इसको पहला ट्रेजर मिलता है ये वापस हो जाता है सुकून से। तो ये वाला मैंने आपको कोड लिखवा दी। दिस इज़ वे मोर एफिशिएंट, लेस कम टाइम मिलता है, इसमें और भी कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका फ्लैग का यहाँ पे फ़ायदा है कि जैसे ही आपको पहली दफ़ा एरर मिल गया आप ब्लॉक कर दो चुप करके, आपको और चीज़ें लालच करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक दफ़ा एरर मिल गया, आपने उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें पूरी करनी है, आप वापस चले जाओ। तो हो सकता है, अगर देखो इसमें मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपको जो एरर है वो पहली लाइन में मिल जाए। आपके पास यहाँ पे 1 से 500 एलिमेंट्स होते हैं ना, हो सकता है 200 एलिमेंट पर आपके अनयूज्ड एलिमेंट आना स्टार्ट हो, लेकिन आपको जो एरर है वो आपको पहले ही नंबर पे मिल जाता है। तो पहले नंबर पे मिल गया, आउटपुट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन क्योंकि आपने फ्लैग की कंडीशन नहीं लगाई और अनयूज्ड एलिमेंट को अभी आने में देर है, 200 एलिमेंट बाद जाके आपके अनयूज्ड एलिमेंट आएंगे, तो वो स्टिल दोबारा वो आपका जो वाइल लूप है वो घुमाता रहेगा जबकि आपको पहली लाइन में आपको एरर मिल गया, ठीक है। तो ये मसला होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लैग भी लिखवा दिया। फ्लैग इसलिए आपका हो गया। एक तो ये फ्लैग की चीज़ थी, और जो नीचे वाली हमने चीज़ की ये चीज़ थी। ये नीचे वाली कंडीशन तभी चलेगी अगर फ्लैग फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हो। बाकी फ्लैग की जगह अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना फ्लैग से कि फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई, तो इसकी जगह अगर आपको इंटीजर भी ले लो तो वो भी सेम काम करेगी। मतलब आप फ्लैग हटाओ, मैं कहता हूँ आप फ्लैग की जगह आप यहाँ पे कह दो, आप यहाँ पे कह दो कंटिन्यू लिख दो, और कंटिन्यू को आप बना दो इंटीजर बना दो। आप यहाँ पे लिखो कंटिन्यू, और कंटिन्यू के अंदर आप क्या रख दो, आप -99 रख दो। तो ठीक है, -99 रख दिया। अब इसके अंदर आप यहाँ पे रख दो वाइल कंटिन्यू इक्वल्स टू -99 चलाते रहो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, यहाँ पर आपके पास आप क्या कहो, आप यहाँ पे कंटिन्यू के अंदर आप रखवा दो 0 रखवा दो, या कुछ और भी रखवा दो, चल जाएगा, एज लॉन्ग एज 99 नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप नीचे आके चेक कर लो, इफ़ दी कंटिन्यू इक्वल्स टू -99, मतलब शुरू से -99 है और 99 0 होगा ही नहीं कभी, तो इसका मतलब है एरर आई नहीं। तो इसकी जगह आप ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फ्लैग बस एक कंडीशन है, ठीक है, फॉल्स ट्रू से या इस तरह की कंडीशन से घबराना नहीं है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपनी कोड में यूज़ करते हैं टू गेट सम वर्किंग फ्रॉम दी कोड। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मुस्तफ़ा, लीना, निहाल, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपके पास एक आ रहा है एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर अ बबल सॉर्ट। ये मैं नहीं करवा रहा, इसके कोड आपको ना इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। आप ये बिल्कुल भी लाइक लॉजिकल काम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, कोड आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए करना किस तरह, ठीक है। तो ये मैं एफिशिएंट बबल सॉर्ट नहीं करवा रहा, दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग एवर। और ये मेरे ख्याल में उन लोगों ने ग्रेस मार्क्स ही दिए हैं इस पेपर के अंदर, और ये है 8 नंबर का है, तो ये 8 नंबर मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये आप लोगों का काम है, आप खुद कर लेना। इसमें मैंने कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आई थिंक, तो मैं कोड भेज भी दूँगा आप लोगों को। तो ये काम है, समझना काम है, बबल सॉर्ट को देखना काम है, बबल सॉर्ट को। तो इस पर कोई भी वीडियो देख लेना, आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई होगी, वो मैं भेज दूँगा। तो ये रटाया कोड होता है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, याद होता है इस एट दिस पॉइंट, इसमें कोई भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन यूज़ करना ना आपको आना चाहिए। अच्छा, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद एक ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब आपके जो पेपर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी उनकी कोडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लेंथ बहुत कम हो गई है। पहले हमने पेपर किया था 2-2 घंटे लग जाते, अब इसमें कोडिंग ठीक नहीं, लेकिन कोडिंग थोड़ी सी लेंथी थी। अच्छा, यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं, टू 1D एरर्स वर डिस्क्राइब एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, बोथ एरर्स कंटेन 500 एलिमेंट्स, एरर कोड कंटेन्स इंटीजर वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट एन एरर नंबर इन द रेंज 1 to 800, error text contains string values that represent an error description. The two arrays will be replaced by a single value. A user defined data type record structure has been declared as follows. एक आपके पास आ रहा है एरर कोड, एक आपके पास आ रहा है एरर टेक्स्ट। अब वो कह रहा है स्टेट द एरर इन द रिकॉर्ड डिक्लेरेशन। तो एरर हमारे पास यहाँ पे कह रहा है टाइप एरर रिकॉर्ड एंड देन एरर कोड। अच्छा, एरर कोड जो है ये हमारे पास इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी इंटीजर, ठीक है। तो ये यहाँ पे है
तो आप ये कह सकते हो एरर कोड डेटा टाइप शुड बी इंटीजर, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब वगैरह टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सिंगल एरे ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपके पास क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स में आप क्या कर सकते हो, आप अपना मल्टीपल डेटा टाइप्स को आप सिंगल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें ये होता है कि आपके पास रेपिटेशन जो होती है वो आपसे ना अवॉइड हो जाती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप्स और ईजियर टू डिज़ाइन, ईजी टू डिज़ाइन होता है आपका कोड, और कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये चीज़ होगी। एंड देन वो कह रहे हैं राइट द डिक्लेरेशन फॉर दी सिंगल एरे इन सूडो कोड। तो सिंगल एरे की डिक्लेरेशन लिखनी है, तो ये उसने कस्टम डेटा टाइप बना दी है और सिंगल एरे की हमने ना डिक्लेरेशन लिखनी है। तो हमने जो कस्टम डेटा टाइप अब यूज़ करनी है ना, वो हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे डिक्लेयर, एंड देन एरे का नाम क्या होगा, एरे का नाम उन्होंने प्रोवाइड किया हो, तो आप यहाँ पे लिख दो सिंगल एरे, और यहाँ पर आप इसकी डेटा टाइप क्या दे दोगे, एरर रैक। एरर रैक इसकी डेटा टाइप दे दोगे। इसका मतलब ये आपके पास है यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको करना है। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन हो, यहाँ की प्रॉब्लम हो तो बताओ।